बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आसिम मकसूद भट्ट, रावेलिन कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम के फोरम से आपके खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। नाज़रीन, पहले चैप्टर के ऊपर हमने जैसे कि आपको इंट्रोडक्टरी स्पीच दी और ये बताया कि हेल्थ सीकिंग बिहेवियर, हेल्थ बिलीव्स और ऐसे जो नॉर्म्स हैं जो अवामुन्नास में गलतफहमियाँ फैली हुई हैं और पिछले 7 दहाइयों के अंदर 70 सालों के अंदर हमने अपनी जो रिएक्टिव पॉलिसी है वही इख्तियार की हुई है और प्रोएक्टिव अप्रोच हम कब अपनाएंगे। तो आज आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उमर सारा इम्तियाज़ जो वाइस चांसलर रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं। सबसे पहले मैं सर का बहुत मशकूर हूँ और मैं सर को दिल की अथक गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि सर नॉमिनेट हुए हैं सितारा बसालत के लिए भी। और इसके साथ हमारे साथ डॉक्टर मुजीब मौजूद हैं। ही इज़ हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ होली फैमिली हॉस्पिटल। सर मुजीब से पहले आगाज़ करेंगे क्योंकि लास्ट जो एपिसोड था हमारा उसमें सर कुछ बात कर रहे थे हिफ्ज़ान सेहत के हवाले से, और हिफ्ज़ान सेहत क्यों ज़रूरी है। डॉक्टर शहजाद ने भी इसके ऊपर डिफरेंट लेवल्स की बात की। जी सर, फिर हम सर उमर को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो रोल ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स और सेल्फ मेडिकेशन जो है और रीजनल जो रोल है हेल्थ प्रोफेशनल का वो कैसा होना चाहिए, ताकि हम देखें कि इनसाइट ऑफ पब्लिक हेल्थ हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर आसिफ। हम पिछली दफ़ा ये बात तो कर चुके थे कि बहुत बड़ी पैंडेमिक थी और अल्लाह का बहुत फजल रहा कि हम पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला की मेहरबानी से इस हद तक कामयाब हो गए कि जो नुकसानात सारी दुनिया में हुए हमारे नुकसानात निस्बतन उनसे कम हुए। और इसमें बहुत जो मैं समझता हूँ हमारे सीनियर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स थे, उनका एटीट्यूड और उनकी प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर जो मैनेजमेंट थी उसका बहुत बड़ा अमल दखल रहा है। और उसकी एक जिंदा मिसाल जो है वो आपके सामने प्रोफेसर उमर साहब बैठे हुए हैं, जिनकी विजन की वजह से हमारा सारा जो रावलपिंडी डिवीजन का लोड था वो इतने अच्छे तरीके से मैनेज हुआ कि पूरे पाकिस्तान में उसकी तारीफ की गई। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इससे आगे निकलते कि ये एपिडेमिक्स, ये पैंडेमिक्स अब आती रहेंगी, तो हमने क्या लेसन सीखे हैं और हमें आइंदा क्या करना चाहिए। ठीक है जी। तो एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि हमें अपने पब्लिक का एटीट्यूड जो है उसको कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको तब्दील कर सकें। और वो एटीट्यूड सबसे इम्पोर्टेंट तो है हेल्थ एजुकेशन के लिहाज से। आपको याद है कि जब ये एपिडेमिक आई, ये पैंडेमिक आई, तो बहुत सारे लोग मानने के लिए नहीं तैयार थे कि कोविड-19 भी कोई बीमारी है। फिर वो बहुत सारा एटीट्यूड इस तरह था कि जी जहर के टीके लग जाते हैं, हमने सरकारी अस्पतालों में नहीं जाना। या बहुत सारे लोग जो थे वो हॉस्पिटल्स में नहीं जाते थे इस खौफ से कि वो हमें क्वारंटीन में डाल देंगे, आइसोलेशन में डाल देंगे। तो हमें जनरल लेवल के ऊपर, बहुत लो लेवल के ऊपर लोगों को ये बताने की जरूरत है कि कोई भी जो बीमारी है हमने उसको साइंटिफिक असूलों के तहत जो है उसके साथ फाइट करना है। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इन्फेक्शियस डिजीजेस हॉस्पिटल्स सारे मुल्क में होने चाहिए, जो डेडिकेटेड इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल हों, जिनके बहुत सारे रोल्स होते हैं, जिसमें प्रिवेंटिव मेजर्स भी होते हैं, जिसमें एजुकेशनल मटेरियल भी टाइम टू टाइम डिलीवर किया जाता है। और खुदा ना खास्ता अगर किसी पैंडेमिक या एपिडेमिक अटैक हो जाए तो टाइमली मैनेजमेंट जो है वो बहुत जरूरी होती है। सर आपकी बात में डेफिनेटली आप कंटिन्यू करें, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन भी करना चाहूँगा जिसको आप कंटिन्यू कीजिएगा कि डेफिनेटली जो टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, उनका एक बड़ा रोल है, उनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। बट जो डिस्पेंसरीज हैं, BHUs हैं, RACs हैं, एंड देन देयर इज अनदर लेवल्स। तो कम्युनिटी से जो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि हमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने की जरूरत है। और ये उसी वक्त होगा जब हमारे पास ट्रेंड इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट होंगे जो ग्राउंड लेवल पे जाके, सिंस हम से फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उस सारे एरिया के अंदर जितने प्राइमरी केयर फिजिशियंस हैं, जितने LHVs हैं, जितनी नर्सेज हैं, हम उनको ट्रेन करें। हम अपनी बसात के मुताबिक अभी भी रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से ये काम कर रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हॉस्पिटल के स्टाफ को, प्राइवेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इसको ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हमें अपने बेसिक्स को
जो हमने पिछली दफा भी बात की थी उसको स्टिक करके रखना चाहिए, हैंड हाइजीन के ऊपर, क्वारंटीन के ऊपर, सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर। उससे हम ना सिर्फ कोविड-19 से बल्कि बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज से बच सकते हैं। हम टीबी से बच सकते हैं, हम हेपेटाइटिस से बच सकते हैं, हम इन्फ्लुएंजा से बच सकते हैं। तो सर यही लेकिन जो जो एक गांव का बंदा है सर, किसी भी तालके के अंदर है, किसी भी गांव के लेवल पे है, वो शायद चाचा बरकत की बात ज्यादा अहमियत देता है और डॉक्टर उमर को कहता है ठीक है वो बड़ा डॉक्टर तो है, लेकिन उसके ऊपर शायद वो कम तवज्जो देता है। तो ये जो डेफिशिएंसी है, ये जो गैप है, इसको यहाँ पे कैसे इसको मीट अप करेगा, ब्रिजिंग कौन करेगा इसको सर? देखें, इसी सर गैप को उमर से भी लिंक पूछूंगा मैं सर। इसी गैप को लिंक अप करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं ना। ये पहले आपके शहर सारे जो हैं वो इस गैप को फिल इन करेंगे, वही शहर जो है वो पेरिफेरी के अंदर जाएंगे। जब आपके नए हॉस्पिटल्स बनेंगे, होली फैमिली जो है वो 1940s का बना हुआ हॉस्पिटल है, ठीक है जी। अब अगर एक हॉस्पिटल आपका पेरिफेरी के अंदर बन जाता है, से इधर तरनौल की तरफ बन जाता है, गुजर खान की तरफ बन जाता है, तो वो आपकी पेरिफेरी जो है वो भी सेंट्रलाइज हो जाएगी। तो मेरा तो ये नुक्ता नजर है सर। क्या क्या हॉस्पिटल बनाना ही इसका सोल्यूशन है? मैं नहीं, सर मैंने नहीं कहा कि हॉस्पिटल, मैंने बिल्कुल मैं सर उमर से सवाल करना चाहता हूँ सर। उसकी तमहीद ये है कि क्या जो बड़े अस्पताल बनाना ही इसका मसले का हल है, हेल्थ सीकिंग बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए या सेल्फ मेडिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बेसिक लेवल पे देखनी पड़ेंगी कि हम अवाम और नास को इंगेज कर सकें, उनको कमिटेड कर सकें कि वो अपनी बीमारी से आने से पहले जो है वो इलाज की तरफ आए? सर उमर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आसिम, मैं क्लैरिफाई कर लूँ कि आपका जो नैरेटिव है वो ये है कि हेल्थ सीकिंग बिहेवियर और ये जो ओवर मेडिकेशन है, सेल्फ यूज ऑफ मेडिकेशन, ये आपका इशू है जो इसको आप एड्रेस करना चाहते यस सर। हैं। तो जो हेल्थ, जो आपका सेकंड कंपोनेंट है कि जो मेडिसिन जो है ओवर यूज होती हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन और सेल्फ मेडिकेशन होती है, ये पहले जो आपका क्वेश्चन है उसका लिंक्ड है। अगर हम हेल्थ सीकिंग बिहेवियर को जो है डिस्कस कर लेंगे और उसका सोल्यूशन ढूंढ लेंगे तो यस सर। ऑटोमेटिकली ये सेकंड कंपोनेंट का सोल्यूशन भी निकल आएगा। राइट सर। तो आप ये हेल्थ बिहेवियर जो है उसमें आपने इसके दो कंपोनेंट देखिए। कोई भी बिहेवियर जो है वो कैसे होता है, वो लर्न किया जाता है। आप वो हेल्थ सीकिंग बिहेवियर के अलावा आप किसी मोरालिटी की बात कर लें, आप इंजीनियरिंग एजुकेशन की बात कर लें, तो एक लर्निंग प्रोसेस होता है जिस पे बिहेवियर जो है डिपेंड करते हैं। और ये लर्निंग प्रोसेस जो है ये दो तीन तरह का होता है। एक आपका घर का होता है कि आप जहाँ आपकी तरबियत हो रही होती है यस सर। वहाँ प्रैक्टिस कैसी है। फिर वो आपकी कम्युनिटी का होता है और फिर वो इंस्टीट्यूशनल होता है। तो जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी बिहेवियर डेवलपमेंट की अगर बात करें तो वो मेनली डिपेंड करती है अदारों पे। स्कूल में जैसे हम पढ़ते हैं तो वहाँ हम मैथमेटिक्स लर्न करते हैं, तो इसी तरह बिहेवियर भी जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के थ्रू अगर आएगा फिर आप वो बिहेवियर लर्न करेंगे। जैसे आप देखते हैं कि एमबीबीएस में हमने एक सब्जेक्ट रखा हुआ यस करिकुलम सर। में बिहेवियर साइंसेस का। तो जो आप बात कर रहे हैं कि तो इसलिए अब ये बिहेवियर कैसे लर्न किया जाए, तो इसका एक ही सोल्यूशन मेरी नज़र में प्रिसाइजली है, वो है हेल्थ एजुकेशन। जब आप लोगों में हेल्थ एजुकेशन जो है उसकी एडवोकेसी करेंगे और हेल्थ एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट लिया जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट लेवल पे, इंस्टीट्यूशन लेवल पे, करिकुलम लेवल पे, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहाँ से आप शुरू करते हैं प्राइमरी स्कूल में हेल्थ एजुकेशन को एज ए सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो फिर लोग इसको लर्न करेंगे। लेकिन इसकी एक ऑब्जेक्टिव मेथडोलॉजी होनी चाहिए ना। यस तो सर। इसका एक करिकुलम होना चाहिए ना, इसका एक पाथवे होना चाहिए। तो अगर आप हेल्थ एजुकेशन जो है वो बच्चों को पढ़ाते नहीं है तो क्या बड़े होके वो हेल्थ एजुकेशन कहाँ से लर्न कर लेंगे? और फिर वो हेल्थ सीकिंग बिहेवियर उनका कैसे बिल्टअप होगा? तो ये बेसिकली आपको हेल्थ एजुकेशन से आएगा, जो मैं समझता हूँ जिसमें आप भी एक नोबल मिशन के तौर पे काम कर रहे हैं। जैसे रावेलियन कम्युनिटी प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं, रावेलियन एजुकेशन प्रोग्राम रन कर रहे हैं। लेकिन ये एक छोटे लेवल पे है। हमें नेशनल लेवल पे एक मेडिकल हेल्थ एजुकेशन का सब्जेक्ट जो है वो खा कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो फ्रॉम वेरी बिगनिंग स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहिए, जिससे हमें ये कॉमन डिजीजेस जो हैं वो इन्फेक्शन डिजीजेस हों, जैसे मजीद साहब फरमा रहे थे कि
हेपेटाइटिस से बचा जा सकता है, आप टाइफाइड से बच सकते हैं, आप जो है और इन्फेक्शियस डिजीजेस गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, डेंगू है, उनसे बचने का तरीका अगर आपने पढ़ा होगा तो वो फिर कुदरती बात है आप उससे बचेंगे। और दूसरा उसका तरीका ये है कि इसको जो है जो ना सब्जेक्ट के कम्युनिटी इंगेजमेंट, ठीक है, कि आपने पढ़ तो लिया लेकिन आप साधारण लोगों को तो शायद ना पढ़ा सके, तो स्कूल कॉलेजेस में नहीं जाते, यूनिवर्सिटी में नहीं जाते, तो कम्युनिटी इंगेजमेंट कैसे की जाए? जैसे आपने कहा कि वो शायद मेरी और आपकी बात ना सुने, लेकिन वो उनके लेवल का जो आदमी है, जो गांव में इमाम मस्जिद है या उनका किसी पंचायत का मेंबर है, या वो वहाँ पे उनका कोई बड़ा है, एल्डर है, उसकी बात वो सुनेंगे। तो ये कम्युनिटी इंगेजमेंट की आपने एक लफ्ज यूज किया जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिटी इंगेजमेंट कैसे है? कम्युनिटी इंगेजमेंट में मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि जब आप, जो आपकी डेमोक्रेसी है या आपके इदारे जो हैं वो एक डिवॉल्व होके निचले लेवल पे नहीं जाएंगे, गांव के लेवल पे नहीं जाएंगे, वो तलुका के लेवल पे नहीं जाएंगे। तो जब ये इदारे, और मैं उसकी लोकल गवर्नमेंट की मिसाल देता हूँ, तो लोकल गवर्नमेंट क्या है? लोकल गवर्नमेंट में आप देखते हैं उसमें डेवलपमेंट है, उसमें सड़कें बनाना है, उसमें नालियां बनाना है, गलियां पक्की करनी है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, क्लीनलीनेस है। तो अगर उसका ही हेल्थ एजुकेशन, जो पब्लिक हेल्थ की आप बात करें, और यस सर। मुझे बिल्कुल अच्छा याद है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम था पब्लिक हेल्थ एजुकेशन का गांव में, सबार्ब में, और ये जो कच्ची बादी हैं उनमें, शहरों में, ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शहरों में, इनका क्या काम है? ये भी पब्लिक हेल्थ के सिस्टम को डील करती है। अवेयरनेस को, वैक्सीनेशन प्रोग्राम, पब्लिक हेल्थ जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है उसका हिस्सा है, सैनिटेशन उसका हिस्सा है, सीवरेज सिस्टम उसका हिस्सा है, बेशुमार बीमारियां इससे फैलती हैं। तो आई थिंक टू रैप अप, एक तो आपको हेल्थ एजुकेशन का सब्जेक्ट जो है और पब्लिक हेल्थ एजुकेशन का एक सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जो आप एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम फ्रॉम वेरी बिगनिंग, पहली जमात से आप जो है उसको लागू करें। और फिर लोगों की हेल्थ एजुकेशन जब बढ़ेगी तो अवेयरनेस भी बढ़ेगी, उनके हेल्थ सीकिंग बिहेवियर भी बेहतर होंगे। फिर यह है कि लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करें। लोकल गवर्नमेंट जो है वो गांव तक भी पहुंच सकती है, और वो शहरों में भी, इन द फॉर्म ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटी में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती हैं, बड़ी सीडीए के इदारे होते हैं, तो वो उसका भी हिस्सा होंगे। फिर आप आपकी एक्सेस गांव लेवल पे भी होगी और बहुत ऊपर के लेवल पे भी सही हो होगी। गया। ये तो हाँ, ये फील। राइट सर। सर मुझे ये बताइएगा कि जो डिफरेंट एपिडेमिक्स आए, इसमें आप सम अप कीजिएगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि सम अप वो 1-2 मिनट में हो जाए, लेकिन ट्राई करें कि 1-2 मिनट के अंदर हमें ये बताएं कि जो एपिडेमिक्स के अंदर आपने देखा लोगों का बिहेवियर, उसमें उसी तनाज़े में उनको क्या आप राय दे सकते हैं कि जिससे वो बचें, महफूज रहें। मेरा ख्याल है लोगों का बिहेवियर काफी चेंज हो रहा है। 2015 में पहली बड़ी एपिडेमिक आई थी रावलपिंडी में, डेंगू की, उसके बाद हर साल आती रही, और पिछले साल 2019 के अंदर आपको पता है फिर एक बड़ी एपिडेमिक आई। तो लोगों का एटीट्यूड डिफरेंट था एज कम्पेयर टू 2015 से 2019 के अंदर। वो फॉरेन हॉस्पिटल के अंदर भी पहुंच रहे थे, और वो फॉरेन अपना उनका हेल्थ सीकिंग बिहेवियर जो था उसके अंदर भी जमीन आसमान का फर्क था। इसी तरह इस कोविड के अंदर भी आप देखें कि शुरू के अंदर जो लोगों का बिहेवियर था और अब जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है। और अब शायद हम इसी वजह से ज्यादा कामयाब हो रहे हैं कि पेशेंट बीमार होता है तो फौरन डॉक्टर के पास जाता है और दवाई भी लेता है, और वो वाला एटीट्यूड कि मुझे बीमारी नहीं है वो उससे निकल गया है। ये तो लकीली नंबर ऑफ पेशेंट्स भी कम होते हैं, लेकिन अब जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके अंदर मोर्टेलिटी भी अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई है। हालांकि टेस्ट लास्ट कुछ दिनों में डबल हो गए हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस क्योंकि लोगों का एटीट्यूड बेहतर हो गया है, वो अपनी बीमारी को छुपा नहीं रहे हैं, वो सीनियर फैकल्टी मेंबर्स के पास जा रहे हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट्स के पास जा रहे हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, रादर देन कि वो स्पिरिचुअल हीलर्स के पास जाएं, या जिस तरह पहले वो बिल्कुल ही क्वैक्स के पास जा रहे थे। तो मेरा ख्याल है डेफिनेटली लोगों ने भी सीख लिया है कि अगर वो प्रॉपर प्लेस पे टाइमली पहुंच जाएं तो मॉर्टेलिटी के अंदर और किसी हद तक मॉर्बिडिटी के अंदर भी काफी फर्क पड़ रहा है। राइट सर, थैंक यू सो मच। सर उमर से मैं एक सवाल है कि जो हमारे क्लिनिकल डॉक्टर्स हैं सर, जो हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी क्लिनिकल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन उनकी जो इनसाइट ऑफ पब्लिक हेल्थ है कि उनका जो कम्युनिटी के अंदर कैसा रोल होना चाहिए,
इसके ऊपर सर कोई हमें बताएं कि कैसे वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक हम इग्नोर कर देते हैं, एक बंदा 2 घंटे की मुसाफत से आया हो या उस कितनी डिफिकल्टी के साथ आया और हम उसके साथ जो हमारा रवैया होता है समटाइम, वो हेल्थ सीकिंग के लिए आ रहा है और हम एज अ रोल वहाँ पे डिफरेंटली प्ले कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं अगर आपका क्वेश्चन आसिफ ये सही समझा हूँ कि जो एक डॉक्टर है जो हेल्थ केयर डिलीवरर है वो को अदर देन मेडिकेशन जो है उसका जो पेशेंट कोई हेल्थ एजुकेशन है यस उसकी सर। लेवल इंस्ट्रक्शन है उसको कैसे बेहतर किया जाए, कम्युनिकेशन को यस कैसे सर। बढ़ाया जाए। यस सर। तो मेरा ख्याल है कि ये तो बड़ी एक सिंपल बात ये है ना कि पहला तो ये है कि वन शुड लर्न द कम्युनिकेशन स्किल, कि आप जो मरीज है उसका एजुकेशन लेवल क्या है, ठीक है, उसके एटीट्यूड्स क्या हैं, वो आपकी किस तरह बात समझ सकता है। तो पहला ये अंडरस्टैंड करना चाहिए पेशेंट को कि जो पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप है वो तभी बेहतर हो सकता है कि जब आप अपने पेशेंट को समझते हो, उसका सोशल बैकग्राउंड, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, वो समझ के जब आप उससे बात करेंगे तो फिर आप एक लेवल पे आ जाएंगे पेशेंट पे जहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। तो ये तो एक है कि आप उसका जो सोशल स्टेटस है उसको अंडरस्टैंड करते हो एजुकेशन को। दूसरा फिर ये है कि आपने ये भी अंडरस्टैंड कर लिया तो आपने कम्युनिकेशन लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है। तो जैसे आपने भी एक सिस्टम बनाया हुआ है, हमारे भी इदारे पे यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेजेस हैं, वो भी करते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल जो है, तो कम्युनिकेशन। इसलिए एक डॉक्टर को, यंग डॉक्टर्स को और सीनियर डॉक्टर को भी ये पढ़ाया जाता है, उनको सिखाया जाता है, उनकी वर्कशॉप की जाती है कि कम्युनिकेट करना कैसे है। ये भी एक स्किल है जिसको लर्न करना चाहिए और ये पार्ट ऑफ करिकुलम है। और आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको ये स्किल लर्न करें। और जब आप खुद उस लेवल को समझ लेंगे कि पेशेंट का क्या लेवल है और आपको कम्युनिकेशन स्किल जो है वो आती होगी, तो फिर एथिक्स की बात आ जाती है। तो थर्ड बात जो है एथिक्स ये है कि आपने मरीज को टाइम कितना देना है, उसका उसको समझाना कैसे है, उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कैसे करनी है, उसको परहेज कैसे बताना है, उसको डिजीज की नेचर कैसे एक्सप्लेन करनी है, उसको डराना भी नहीं है लेकिन उसको बात समझाना भी है, और उसके अननेसेसरी फियर जो है वो भी खत्म करने हैं, उसको एजुकेट भी करना है कि जो आप उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसकी कंप्लायंस भी हो। तो आई थिंक ये एक पूरा एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, बट ये उसके बेसिक स्टेप्स हैं जो फॉलो करने हों। राइट सर। सर लास्ट आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कम्युनिटी को? फिर सर मुजीब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा आप ख्याल है जी सर जी प्लीज। सर, उमर प्रेजेंट। नहीं आसिफ, कम्युनिटी मीन द डॉक्टर्स या सर कम्युनिटी इन बोथ जनरल? बोथ कम्युनिटी, डॉक्टर्स कम्युनिटी एंड द जनरल कम्युनिटी। देखिए जो जनरल कम्युनिटी है उसको तो मेरा यही मैसेज होगा कि हेल्थ जो है वो आपकी लाइफ की प्रायोरिटी है। अगर आप अपना, जिसे कहते हैं कि पहले ये है कि वन शुड अंडरस्टैंड कि ही शुड स्टे हेल्दी, कि खुद हमारी कमिटमेंट अपने साथ होनी चाहिए कि हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे अपनाना है। यस तो सर। अगर आपके पास इसको अंडरस्टैंड नहीं करते, इसको टाइम नहीं देते, ये आपकी इम्पोर्टेंस नहीं है, तो फिर आप नेचुरली यू विल एंटेंगल इन मोर डिजीजेस और आपका हेल्थ स्टेटस नीचे चला जाएगा। तो पहला ये है कि हेल्थ भी एक सब्जेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आम कम्युनिटी के आम आदमी को भी समझना चाहिए, आम सिटीजन को भी समझना चाहिए। दूसरा जो है कि इसको लर्न करने की कोशिश करनी चाहिए। और तीसरा जो हमारी डॉक्टर कम्युनिटी है, जो दूसरा एंड है, हेल्थ केयर डिलीवर के तौर पे हम आते हैं, तो ये इसको दो तरह से मैं लूंगा कि आपको पूरे अपनी कमांड होनी चाहिए सब्जेक्ट के, आपको कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए एज ए डॉक्टर जो आपका सब्जेक्ट है, और दूसरा ये कि फिर इसको प्रैक्टिस करने के एथिक्स और नॉर्म्स पता होने चाहिए, और लास्टली आपकी कम्युनिकेशन स्किल बड़ी अच्छी होनी चाहिए कि आप अपना मैसेज जो है वो क्लियरली पेशेंट लेवल तक कन्वे कर सकें। सही। सर मुझीब प्लीज, दोनों जी जिस कम्युनिटीज तरह को क्या? जी डॉक्टर्स के लिए तो जिस तरह सर ने बताया कि डॉक्टर्स की कॉम्पिटेंसी नंबर वन, और उसके बाद उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स द पेशेंट और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, यही तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। और पेशेंट्स के लिहाज से या जनरल पॉपुलेशन के लिहाज से ये मैसेज कि प्रिवेंशन इज बेटर देन
प्योर। ठीक है जी, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, रादर देन कि जब कोई आदमी बीमार हो जाता है, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसे एमआई हो जाता है, उसे स्ट्रोक हो जाता है, और उसके बाद वो अपनी हेल्थ जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करता है, अगर वो बहुत बिगनिंग से अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर ले, सिर्फ 30 से 40 मिनट्स अपने लिए खर्च कर दे, अपनी डाइट को थोड़ा सा रैशनलाइज कर ले, एक्सरसाइज 20 to 30 मिनट्स डेली कर ले, तो मेरा ख्याल है बहुत सारी जो स्पेशली नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उससे वो बहुत आराम से बच सकता है। और उसके बाद बहुत एक फायदा भी हमें इस कोविड के पैंडेमिक से उठाना चाहिए कि हमारे हाइजीन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो शायद ओवरऑल थोड़े से इम्प्रूव हो गए हैं। तो हैंड हाइजीन मैंने पहले भी बात की थी कि WHO का वो वाहिद प्रोग्राम है जो इंटरनेशनली इतना पॉपुलर हुआ है कि उससे दुनिया में डायरिया खत्म हो गया, बहुत सारे मुल्कों में निमोनिया खत्म हो गया, इन्फेक्शियस डिजीज की तो चेन आपने तोड़नी होती है, और हैंड हाइजीन इज वन ऑफ द प्राइमरी थिंग। तो मेरा ख्याल है हमें इसको कंटिन्यू करना चाहिए। ये नहीं कि कोविड खत्म हो जाए तो हम कहें कि अब हाथ धोने की जरूरत नहीं है, हमें अपने हाथ धोना और हैंड सैनिटाइजर यूज करने वाले जो नॉर्म्स हैं उनको कंटिन्यू करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सही। सर शहजाद ने ज्वाइन किया है अभी, हमें एक 2 मिनट के लिए अगर उनको हम ले सकते हैं। मैं इन करता हूँ उनको। आसिफ आवाज आ रही है? यस सर, इज क्लियर। अच्छा चलें, ठीक है ठीक है। सर अभी लो डाटा है तो इसलिए वीडियो नहीं आ रही। आ गए मुजीब साहब? सर मुजीब सर उमर से हमारे साथ डिस्कशन सर काफ़ी हो चुकी है। वी आर ऑन द रिकॉर्डिंग। सर आप सिर्फ ये आप जानना चाहेंगे कि हेल्थ सीकिंग आपकी नज़र में हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? बड़ी क्लियर बातें हुई हैं सर उमर की तरफ से, सर मुजीब की तरफ से, कम्युनिटी रोल के बारे में काफ़ी सारी बातें हुई हैं, सोशल इंगेजमेंट, कम्युनिटी इंगेजमेंट कैसे उसको इम्प्रूव किया सर आप वाइंड अप कर रहे हैं सर प्रोग्राम को। ठीक है। आप सर कम्युनिटी को, जो जनरल कम्युनिटी है और जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है, उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे ताकि हम इस सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें और पाकिस्तान को सेहतमंद पाकिस्तान बना सकें? जी सर। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। और मेरा ख्याल है कि डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजीब ने जो डिटेल में डिस्कस कर लिया होगा, तो दे आर मच मोर सीनियर एंड आई थिंक इन द फील्ड देन अस। हम तो बेहतर रिसर्च और कहते हैं ना बुक्स में और राइटिंग्स में होते हैं, बट दीज पीपल दे आर ऑन द फ्रंट ऑफ एवरीथिंग। अभी कोविड में आप देख लें डॉक्टर मुजीब और डॉक्टर उमर ने कितना ज्यादा उसके अंदर एफर्ट की है 24/7। जो आपका पॉइंट है उसमें बड़ा सिंपल सी बात है, जो हमारी मेरी ऑब्जर्वेशन है पिछले 20-25 सालों से हम देखते हैं कि हम बड़ी बात करते हैं कम्युनिटी अवेयरनेस की और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की और बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन की। अनफॉर्चुनेटली उस जिस तरीके से हम उनको मोबिलाइज करते हैं और जिस तरीके से कम्युनिटी अवेयरनेस हम कर देते हैं, तो उसके बाद जब कम्युनिटी आती है ना आपके प्राइमरी केयर फैसिलिटी पे या इवन सेकेंडरी केयर फैसिलिटी पे, तो जो हमने बातें की होती हैं, कम्युनिकेशन की होती है उनसे, उनके मुताबिक चीजें उनको नहीं मिलती। वो एक बहुत बड़ा बैकलैश होता है हमारे ऊपर कि जी आप तो बड़ी बातें करते थे कि हमारे सिस्टम में ये भी फ्री मिलेगा, ये भी फ्री मिलेगा। तो एक तरफ आप सोशल मोबिलाइजेशन और कम्युनिटी अवेयरनेस तो हम कर लेते हैं, लेकिन सर्विस डिलीवरी पे फोकस नहीं करते। मेरे ख्याल में अब जो है ज्यादा फोकस हमें करना चाहिए सर्विस डिलीवरी के ऊपर, और वो भी प्राइमरी केयर लेवल के ऊपर। टर्शरी केयर जितना मर्जी आप पैसे दे देना और जितना मर्जी कोशिश कर लें कि वहां पे हम क्वालिटी ऑफ केयर इंप्रूव करने की, इतना बर्डन है, इतना लोड है कि मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर आके पाकिस्तान के टर्शरी केयर लेवल पे वो फैसिलिटी दे सकेगा जो दुनिया में जिसको टर्शरी केयर की फैसिलिटी कहते हैं इन रियल सेंस। तो बहुत जरूरी है कि कम्युनिटी अवेयरनेस और सोशल मोबिलाइजेशन को लिंक करें सर्विस डिलीवरी पे, और जो सर्विस डिलीवरी पॉइंट्स हैं आपके प्राइमरी केयर में, उसमें जो आप कहते हैं ना कि जो चीजें अवेलेबल होंगी वो अनइंटरप्टेड और एटलीस्ट प्राइमरी केयर की फैसिलिटी है एब्सोल्युटली फ्री अवेलेबल होनी चाहिए। तो मेरा तो जो सिंपल सी जो मैं ऑब्जर्वेशन है, वो हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ये देखा है कि हम वादे बड़े करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐलानात करते हैं, लेकिन जब बंदा जाता है ना हेल्थ सेंटर पे, तो वहाँ कुछ दिनों के बाद कुछ भी नहीं होता। तो वो फिर इतना बड़ा बैकलैश होता है कि वो फिर दोबारा वो उसको कैसे आप समझाएंगे कि नहीं अब आ गई है दवाई, तो या अब आ गए हैं टेस्ट। तो कंटिन्यूटी नहीं है जी हमारे यहाँ पे, और एक तरह से लिंकेज टू केयर नहीं है।
लिंकेज टू केयर का मुराद है प्राइमरी से लेकर टर्शियरी तक आपस में सारे डिस्कनेक्टेड है। रेफरल सिस्टम प्रॉपर, जी रेफरल सिस्टम के अलावा आपस में रेफरल सिस्टम तो पेशेंट के लिए इंटीग्रेटेड भी नहीं है, इंटीग्रेटेड भी नहीं है। हम कहीं ना कहीं पे मरीज को लॉस कर जाते हैं। वो फॉलो अप, कंप्लायंस, कॉम्प्लिकेशंस, रेजिस्टेंस, बिल्कुल वो बिल्कुल चीज उलझ जाता है। वो कहता है मैं अब कहाँ जाऊँ, किस। सर आप देखें ना कि आप उनको पेशेंट के पर्सपेक्टिव से आपने बिल्कुल सही कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि हेल्थ प्रोवाइडर के पर्सपेक्टिव में भी तो कोई लिंक नहीं है ना। प्राइमरी केयर वाला किधर लिंक है टर्शियरी केयर के साथ या सेकेंडरी केयर के साथ? इवन प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर भी, प्राइवेट अगर हम फैमिली फिजिशियन लेवल देखें तो वहां पे भी डिफरेंट जीपीज बैठे हुए हैं डिफरेंट कम्युनिटी एरियाज के ऊपर, आपस में कनेक्टेड नहीं है और आपस में कनेक्टेड नहीं है, और वहां पे भी पेशेंट लूज जाता है। वहां पे भी वो जंप करता है पेशेंट from a quack to GP to quack, from that spiritual healer, and then to many more levels. नहीं, लेकिन हमारा मसला ना, हमारी कंटिन्यूटी नहीं है और क्वालिटी नहीं है। देखो क्वालिटी, कंटिन्यूटी, इक्विटी, ये चार चीज कवरेज दे दें आप, तो उसके बाद फिर आपको क्वालिटी चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए और इक्विटी चाहिए। और क्या चाहिए? हमारे यहाँ कवरेज भी आप खुद देख लो। अभी आपको मैं बता देता हूँ किसकी कितने % कवरेज है। आप प्राइमरी केयर के अंदर जितने मर्जी डाटा देख लें, बहुत गैप है अभी भी, इसमें बहुत बेहतर है। तो वो कम्युनिटी देखें आपकी तब आपके साथ आएगी जब कम्युनिटी को कुछ मिलेगा इन रिटर्न टू देयर अवेयरनेस ज्यादा कर रहे हैं, सर्विस डिलीवरी का जो है ना वो पेरिफेरी में उस तरह आप लोगों को। सर क्या है आपका? प्रोफेसर उमर, थैंक यू। राइट सर, प्रोग्राम में आपकी शमूलियत का बहुत बहुत शुक्रिया। रियली इज वंडरफुल। आसिफ मैं एक बात कर लूं, मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करता हूं डॉक्टर शहजाद का कि डॉक्टर शहजाद इतने बिजी होते हैं और जो इनका लेवल है माशाल्लाह, एजुकेशन लेवल जो है और इसका जो इनका एक्सपीरियंस है, आई थिंक ये हमारा फोरम, मैं ऑनेस्टली समझता हूँ कि बड़ा छोटा है इनके लिए, बट आई अंडरस्टैंड इज कमिटमेंट। मैं बहुत लोगों को मिलता रहता हूँ, इतना मेरा खुद भी बहुत एक्सपीरियंस है, बट ही इज ए मैन ऑफ कमिटमेंट, इज ए मैन हु इज ए प्रोफेशनली ऑनेस्ट। तो ये हर लेवल पे, निचले से निचले फोरम से लेके यूनिवर्सिटी फोरम पे, इंटरनेशनल फोरम पे, ये अपना टाइम स्पेयर करते हैं, जिसका हम बहुत कदर करते हैं। और मैं इनके कमेंट सुनने के लिए बेसिकली वेट कर रहा था। तो डॉक्टर शहजाद आपका बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से भी। और मेरे लिए भी बहुत बड़ा ऑनर है, बहुत बड़ा ऑनर इस टाइम पे डॉक्टर शहजाद अली खान, प्रोफेसर उमर और डॉक्टर मुजीब, ये तीनों मेरे टीचर्स हैं, मेरे मेंटोर्स हैं, मेरे मोहसिन हैं। और मैं इंतहाई मशहूर हूँ कि आप हमेशा मुझे इनकरेज करते हैं और हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। और इस रावेलियन कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम के कॉज के लिए मैं सर मुजीब का बहुत मशहूर हूँ, सर उमर का बहुत मशहूर हूँ, और सर शहजाद डेफिनेटली आप मेरे MPH के टीचर्स में से हैं और रिसर्च के अंदर आपने मुझे जो उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, तो उसको तो मैं इग्नोर कर ही नहीं सकता चीज़ों को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आखिर में नाजरीन, प्रोग्राम को हम वाइंड अप ये करेंगे कि शिकवाए जुल्म तो शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा चलाते जाते। तो हम सब ने अपना रोल प्ले करना है, हम सब ने अपनी अपनी जगह पे अपने मुल्क के लिए जो इक़दामात उठाने हैं वो सच्ची नीयत से, सही नीयत से उठाने हैं और अपना किरदार पहचानना है कि हम अपनी आवाम को किस तरह और कैसे, कहाँ पे अच्छी तरीके से सर्व कर सकते हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसको हमने मिल के सरसब्ज और शादाब और सेहतमंद पाकिस्तान बनाना है। इसी अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। डॉक्टर आसिफ को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम मिथ्स के ऊपर बात करेंगे और इस प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।